सो इलेक्शन कमीशन के अंदर मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया कि जो संविधान में लिखा गया है, ठीक है, वो सारी बॉडीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज ऑलवेज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती हैं, हेडेड की जाती हैं, या कह सकते हैं कि इनकी जो मतलब इनकी मतलब जितने भी हेड्स हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन सबको कौन मतलब अपॉइंट करता है, इन सबको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स अ, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये सारे क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये मेंशन है। कहाँ पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी। ऑल इंडिया बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉमनली फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फेडरल सिस्टम इन द सेंस, फेडरल का मतलब होता है संघवाद, यानी कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के काम करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया बॉडी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या ये किस किस के मतलब चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के चुनाव के लिए, लोकसभा के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया हुई है और राज्यसभा के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया हुई है। ठीक है, इसके बाद ये क्या कर सकते हैं? सुप्रिटेंडेंस, यानी कि उनको मतलब देख सकते हैं कि भाई सही प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, संवैधानिक तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। तीसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन दे सकते हैं। और चौथा कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस, कंट्रोल करते हैं इलेक्शंस को। आपको मैं बता दूं कि पिछले इलेक्शन 2019 में हुए थे ना, लोकसभा के। लोकसभा के पिछली बार इलेक्शन जब हुए तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न जाने कितने बार इलेक्शन कमीशन को बार बार इंटीमेट किया, बार बार ये बोला कि भैया आप प्रोविजंस में रह के काम करिए। ठीक है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है और इलेक्शन कमीशन के पास ये ड्यूटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फरमान को अपनाए। यानी कि उस समय पे अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सुप्रिटेंडेंस, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता किसी भी जगह पे, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है इलेक्शन कमीशन को कि आप दोबारा से प्रोविज़न पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो ये कह सकता है कि संविधान को जाके पढ़िए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करिए। 2019 के समय पे ये बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए 2019 के समय पे इलेक्शन कमीशन को ये बहुत ज़्यादा बार उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, उन प्रोविजंस को पढ़ना है और उसके बाद करिए। और आप अगर 2019 के, अगर आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन देखना है सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का, तो 2019 के चुनाव जरूर देखिएगा। समझ गए मेरी बात? उसको इसलिए देखिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोविजन सीखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वेज सीखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? पार्लियामेंट तो लोकसभा के और राज्यसभा के, लोकसभा को संविधान के कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 70 क्यों कर रहे हो? 81 में रखा गया है। राज्यसभा को 80 में और पार्लियामेंट को 79 में। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एग्जिट। अगर कहीं पे देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तो ये कराता ही है, अगर किसी स्टेट में, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं, अगर कहीं एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है। तो इन सभी के चुनाव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, इनकी वजह से कोई जेल नहीं जा सकता, उसका कारण ये है क्योंकि ये रिकमेंडिंग बॉडीज होती हैं। ये सिर्फ रिकमेंड है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी रिकमेंड ही करता है, इनके तहत आप जेल वेल नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? हाँ, रिकमेंडेशन पे आगे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? किसी को और कोई दिक्कत परेशानी तो बताएं, अभी बता रही हूँ। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा वेट रखेंगे, धैर्य रखेंगे, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, उसी के साथ साथ मैं आपको बताना एक और चीज़ चाहूँगी। एक होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एमसीसी जिसे कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
आचार संहिता जो है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कितने लोगों को नहीं पता? हाथ खड़े करो। सबको पता है? वेल डन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। जब भी किसी राज्य में या फिर जहां पर भी चुनाव होने होते हैं वहां पर क्या कर दिया जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, उस स्टेट की गवर्नमेंट जो भी है वो किसी भी प्रकार के ऐलान नहीं कर सकती पब्लिक से रिलेटेड, ठीक है, कि वो ये करेगी, वो ये करेगी, वो करेगी, मतलब इस तरह का वो चीज़ें नहीं कर सकती। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि देश के अंदर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मतलब ऐलान इन द सेंस कि लागू नहीं कर सकती उस समय पे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक योजना मतलब बोली थी, महिला सम्मान निधि। महिला सम्मान निधि में क्या था कि हर महिला को हर महीने क्या किया जाएगा? 1,000 की धनराशि दी जाएगी महिलाओं को, तो जिसे उनका नाम दिया महिला सम्मान निधि। महिला सम्मान निधि अभी इसी दौरान उन्होंने बोली थी, पर लेकिन उसको लागू किया? उसको लागू नहीं किया। उसको लागू वो कर भी नहीं सकते क्योंकि देश के ऊपर लगा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान पे क्या होता है कि उस समय पे आप क्या कर सकते हो? किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। राइट टू स्पीच आपके पास है, पर यहाँ पे राइट टू स्पीच थोड़ा सा वायलेट होता है इन द सेंस कि अगर आपको कुछ बोलना है तो दायरे में रह करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिकल नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते जब देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? किसी के ऊपर टिप्पणी, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल या किसी भी प्रकार की टिप्पणी आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब देश के ऊपर लागू होता है, याद रखिएगा, कोई भी पार्टी अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी पार्टी अपने कैंपेनिंग का पैसा पब्लिक टैक्स पेयर की मनी से नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी मनी से नहीं जाएगा, ठीक है। उसको कभी बोला ही नहीं गया। ऐसा कहाँ लिखा गया है कि आप अभियान करो? संविधान में कहीं लिखा है अभियान करो? तो वो किसी भी प्रकार से टैक्स पेयर की मनी से होना ही नहीं चाहिए। अगर ये पकड़ा जाता है तो अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस व्यक्ति का पूरा चुनाव खारिज कर दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो टैक्स पेयर की मनी से वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सिंपल सा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रकार से बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती है, ना ही कुछ लागू कर सकती है देश के ऊपर, संविधान में कोई अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती हैं, और ना ही किसी भी प्रकार का, याद रखिएगा, ना ही हाँ क्या बोला, सारी स्कीम सब होल्ड हो जाती हैं। समझ गए मेरी बात? वो जब भी लागू होंगी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा। इज इट क्लियर? अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब हटेगा? 3 जून को। समझ गए मेरी बात? तो वो हट जाएगा, उसके बाद वो अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ये तो हर इलेक्शन में नहीं होता है। मतलब क्या है कि अभी देखो लोकसभा का चुनाव था तो पूरे देश में लग गया। अब जब राज्य में होता है तो राज्य सरकार के ऊपर लगता है जब भी इलेक्शन होता है। उसका कारण क्या है कि वो उस समय पे कोई, जैसे मुख्यमंत्री के चुनाव है तब भी लगेगा। उसका कारण क्या है? वो बड़े बड़े ऐलान ना कर पाए, ठीक है। हाँ हाँ, पर लेकिन पंचायत वगैरह के इलेक्शन में कंपलसरी नहीं होता। वहाँ पे धारा 144 ज़्यादा लगती है क्योंकि लड़ाई दंगे लोग कर देते हैं। समझिए, ये धारा 144 क्या कहती है कि आप 4 लोगों से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे वगैरह नहीं हो सकते, हथियार लेके नहीं हो सकते, शांतिपूर्वक तरीके से रहना, लड़ते झगड़ते नहीं मिलोगे। 144 वाले एरिया के अंदर जब जेल जाते हैं तो उसके धाराएं अलग लग जाती हैं। व्यक्ति 2-3 दिन की जगह पता नहीं कितने दिन काट के आएगा उसके बाद। इसीलिए जहाँ पर भी 144 लगा होता है वहाँ से संभल के रहना चाहिए। वो आपको नॉर्मल बेल नहीं मिल पाती है उस कंडीशन में। समझ गए मेरी बात? नॉर्मल बेल के लिए आपको पहले पूरा निर्दोष, भले ही निर्दोष हो, वहाँ से गुजर रहे हो या फिर कोई लड़ाई दंगा हो रहा था, लोगों को देखने में वीडियो बना के आप मज़े ले रहे हो, पर लेकिन अगर आपको पकड़ के ले गए, ठीक है, तो आपके पास आपका साबित करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो वहाँ पे रहे करो मत, मैं तो ये कहूँगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्शंस पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। ये पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शंस को नहीं करता है। फॉर द पर्पज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेट स्टेट इलेक्शन ईच, मतलब ईच स्टेट, मतलब हर किसी स्टेट्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो एक्चुअली जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं वो कभी भी सेंट्रल इलेक्शंस को होल्ड नहीं करते हैं, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को होल्ड करते हैं, ना काउंसिल के, ठीक है। वो होल्ड करते हैं सिर्फ और सिर्फ पंचायत के और म्यूनसिपालिटीज़ के। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने पूछा मैम इनका मेन काम क्या होता है,
तो इसका मेन काम जो होता है, इवन मैं आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेन काम जो होता है वो होता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन करना। देश के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्शन तो इन्हीं के होते हैं, ठीक है। अगर एक साल के अंदर 15 से भी ज़्यादा इलेक्शन होते हैं, वो क्या हर साल लोकसभा के चलते रहते हैं, इन्हीं सब के कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। अभी इस बोर्ड के हैं, अभी इस वार्ड के हैं, कभी इसका कभी उसका, तो सबसे ज़्यादा तो काम इन्हीं के पास होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो सब इसको हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे। आर्टिकल 324 से स्टार्ट होते हैं इसके आर्टिकल, कितने से कितने तक हैं? 29 या सॉरी 29 या फिर 28? तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले 328 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 328 क्या कहता है? कंसिडर्स द प्रोविजन रिलेटेड इलेक्शन कमीशन। द आर्टिकल कंटेन डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स, पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड देयर रिलेटिव एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है कि भैया इनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होगी। दूसरा, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कितने साल तक रहेंगे, या इनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है। इसके बाद इसके पावर्स क्या क्या रहेंगे, इनके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी अंदर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस बार पहले आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पावर्स भी पढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस भी पढ़ेंगे और अपॉइंटमेंट्स भी। क्लियर? तो आर्टिकल 324 है वो फुलफिलमेंट ऑफ द पूरा इलेक्शन कमीशन का सारी समराइज वे को बताता है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ऑफिस कंडीशंस क्या क्या होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, और उसका क्या होगा, उनके पास क्या क्या पावर्स और फंक्शंस हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये आर्टिकल कितना है? 324। 324 के अकॉर्डिंगली इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। कुछ कहना है? तो इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये राइट होता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर, एक तो इलेक्शन कमीशन वो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो वो तो आपके होते ही हैं, उसके बाद उनके साथ कई बार 2 होते हैं एडिशनल, कभी बार 3 होते हैं। तो ये जो संख्या है इसको जो टाइम टाइम पे निर्धारित करने का काम किसके पास दिया गया है? भारत के प्रेसिडेंट के पास एक होता है कि वो इसको टाइम टाइम करते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनका किया जाता है। when any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as a चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। मतलब बोला है जब किसी भी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। मतलब जैसे कि देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट ने चुना, उसके बाद जब उसके एडिशनल चुने जाते हैं तो वो एज अ मुख्य कौन काम करता है, उसके बाद जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वही उनकी अपॉइंटमेंट में क्या करते हैं, पार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल वर्जन भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर हम इसके द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द रीजनल कमिश्नर्स, सॉरी, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी टू असेट इलेक्शन कमिश्नर। जितने भी रीजनल कमिश्नर्स बनाए जाते हैं अलग अलग, मतलब क्या होता है, एक मेन बॉडी हो गई, रीजनल कमिश्नर हो गए, वो सब किसके होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे बनते हैं। इसके बाद द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस द इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और मतलब सब्जेक्ट टू एनी रिलेटेड लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब प्रेसिडेंट चुनते हैं, पर लेकिन अगर किसी अदर प्रोविजन में जो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है तो उस लॉ के अनुसार भी बन सकते हैं। इज इट क्लियर? वैसे किसके ऊपर ये काम है? जनरली 6 साल के लिए बनते हैं और 65 साल उनकी मैक्सिमम होती है, पर इस प्रक्रिया को चेंज करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, या अगर कोई भी ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है या कोई ऐसा लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू जो कि इससे रिलेटेड है, उस प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पार्लियामेंट हैव राइट कि वो ऐसा कोई लॉ बना सकती है, क्योंकि अगर लॉ बनेगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होगी, और राष्ट्रपति अगर उस पर मंजूरी देते हैं तो वो चीज़ आपकी मतलब लॉ में काम करे, आई मीन एज अ लॉ काम करेगी। इज इट क्लियर? इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी
कि जब इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड कोई भी लॉ बनता है या कुछ भी चीज़ बनती है, तो उसको जब तक मतलब लॉ बने या फिर कोई प्रोविज़न बनता है, या इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी, कि जब भी कोई लॉ बनता है या कोई कानून बनता है तो उस पर फर्स्ट अप्रूवल प्लस उसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की मानी जाती है। समझ गए मेरी बात? विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप ऐसे कोई लॉज नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी प्रथम होती है। इज इट क्लियर? एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो, आता नहीं है, समझ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता लगता। जब तक रिस्पॉन्सिव नहीं होगे तब तक मजा नहीं आएगा, पहली बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट, सारी चीज़ें गिरती जाएंगी। अपने क्वेश्चंस को लिख के रखो यार प्लीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप पूछते हो सब लिखा हुआ है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? किसी को कोई और को डाउट हो तो रख लो, अभी रुक जाया करो, क्योंकि तुम्हारे जो बेसिक डाउट्स होते हैं, बेसिक डाउट्स ही होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं। कोई विजनेबल डाउट्स होता है तो वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? फैक्ट नॉलेजेबल डाउट्स तो सारे हमारे कंटेंट में ही होते हैं। क्लियर? मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, पता नहीं तुम लोग को वर्क बुक मिली है? भरना स्टार्ट किया? आ रहे हैं आंसर? कोई डाउट नहीं आते हैं? उस क्लास के तो स्टूडेंट्स के आए दिन डाउट आते हैं, तुम्हारी क्लास का कोई डाउट ही नहीं आता। मतलब आपको करना नहीं आया या उसके अंदर लिखे नहीं गए? बड़ी मुश्किल से बनाई है यार वर्कबुक, बहुत मेहनत लगी है उसमें। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो ये तो मैंने पूछा जब आपने मुझे बताया ना, आप आए मेरे पास, आपने बोला कि मैम हमें, हाँ, अरे वर्कबुक हमारी है, वो मेरी और जंग सर ने हमने मिलके ही बनाई है, पॉलिटी की है ना, ठीक है? तो आप सर आपको यहाँ पे तो आपको वर्कबुक मिली है। जब वर्कबुक मिली है तो आपको क्या नाम है, उस वर्कबुक को करने के लिए यहाँ आपको सर दिखते हैं पूरे टाइम पे? कौन दिखता है? नॉर्मल टीचर्स दिखते हैं। तो किससे पूछ के आते हो डाउट्स? पॉलिटी पढ़ाते त्रिभुवन सर। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कितने छोड़ोगे? पूरी वर्कबुक छोड़ दोगे? कितने पन्नों की है वो? उसको क्लास में स्टूडेंट्स के सारे आंसर 1 बाय 1 हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वो लोग क्लास में भी पूछते हैं, मैम हमें वर्कबुक में ये सवाल नहीं आया, आप बता दो कि कैसे करें। एक तरीका होता है ना। आप लोग वर्कबुक का तो मेरे को पता ही नहीं, वर्कबुक मुझे तो लगा वर्कबुक उन्हीं को मिली है आज मेरे, वो तो मुझे कोइंसिडेंसली याद आ गया कि आपको भी वर्कबुक मिली है। सर ने ऐसा थोड़ी बोला है कि पूरी बुक भर डालो, नहीं भी आ रहे तो छोड़ते चलो, ये थोड़ी बोला है। आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो डेली फॉर एग्जाम्पल, जब वर्कबुक के 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे फॉर एग्जाम्पल, तो आप पूछो उन क्वेश्चंस को, ठीक है? इसका मतलब ये थोड़ी वो कह रही है कि मैं छोड़ते चले जा रही हूँ। कितने पन्ने छोड़ोगी? रोज 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, रोज 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा फिर तो वर्कबुक आधी खाली रह जाएगी। एक तो टारगेट लगाओ कि हमें डेली कितने क्वेश्चंस करने हैं। जनरली मैंने कहा था कि अगर आपको अच्छा खासा आ रहा है तो 12 से 20 क्वेश्चन कर लो डेली, ठीक है? हाँ, 10 कर लो, मैं तो तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग बता रही थी, उनको तो मैंने 7 ही बताया रोज, ठीक है? तो 12 से 20 के अकॉर्डिंग कर लो। आपका लेवल थोड़ा सा अप है उन लोगों से, वो लोग बिल्कुल बेसिक है, उनको हम लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। इवन उनको अभी तो यही बता रहे हैं कि कंट्री क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, संघ क्या होते हैं, ठीक है, कोलेजियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि वर्कबुक लगानी है बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं आता तो आप एक एक दो दो करके आके पूछ लिया करो। जनरली मैं अपना फ्री टाइम बता देती हूँ, मैं 3 बजे के बाद फ्री होती हूँ, 3 से 5 मेरा फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम मतलब रीडिंग टाइम होता है मेरा,
ठीक है, उस समय पे आप मेरे से पूछ सकते हो। तो वर्कबुक लगाओ अच्छे से, वर्कबुक के क्वेश्चंस अच्छे से करो, क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको बता देती हूँ, जो नहीं आते अब मैं उनको पकड़ के लेके आऊँ कि वर्कबुक आई या नहीं आई। समझे मेरी बात? मैम मेरी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलती। अरे यार चलो 5-10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद रिकंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए।